नमस्कार सभी साथियों को। भव्य एजू हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम अभी जो करंट अफेयर्स की हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें अब हम बात करेंगे जो हाल फिलहाल विगत 2-3 दिन के अंतराल में जो घटनाएं घटित हुई हैं जिनका महत्व बहुत अधिक है और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी देखें तो उन घटनाओं में चांस बनते हैं कि वो घटनाएं एग्जामों में क्वेश्चन के रूप में लेकर आए। घटनाएं हम देखेंगे जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, जो सब्जेक्ट आरएस मेंस का भी सब्जेक्ट है। फर्स्ट ग्रेड में भी इंटरनेशनल अफेयर्स के बहुत ही इंटरनेशनल करंट का बहुत ही महत्व बढ़ जाता है। और कुछ घटनाएं हमारे जो स्पोर्ट्स एलिमेंट्स को लेकर है। तो आइए हाल ही में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों का। लेकिन एक चीज के लिए हम माफी चाहेंगे कि आज हम बोर्ड पे पीपीटी का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत है। लेकिन जो हाल फिलहाल की घटनाएं हम जो करंट अफेयर्स में देखी है, जो अखबारों में भी हमने देखी है, तो उन सभी न्यूज़ों का अभी हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि अफ्रीका महाद्वीप, हमारा जो महाद्वीप है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इथोपिया। हाल ही में इथोपिया चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और ज्वालामुखी विस्फोट भी इथोपिया में हम बात करें तो 12,000 साल बाद में वॉल्केनो विस्फोट यहाँ पे हुआ है। 12,000 साल बाद में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। अब अफ्रीका महाद्वीप में जब ज्वालामुखी हुआ है उसकी चर्चा हम भारत में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस ज्वालामुखी विस्फोट ने भारत को भी कहीं ना कहीं से प्रभावित किया है। और अगर हम बात करें कि जो ज्वालामुखी का नाम है, कि उस ज्वालामुखी विस्फोटक का जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपसे पूछा जा सकता है, तो उस ज्वालामुखी का नाम हाईली गुब्बी ज्वालामुखी ज्वालामुखी का द्वीप है, जो आइलैंड है, जो कि इथोपिया, जो कि अफ्रीका का एक देश है, वहां पे जो हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में ये विस्फोट हुआ है। और हमने अभी बात की कि इसने भारत को किस प्रकार प्रभावित किया। तो ये ज्वालामुखी विस्फोट इतना विशाल था कि जो इसकी धुआं है वो भारत तक आई हैं। इसने कहीं ना कहीं भारत के पर्यावरण को भी इसने प्रभावित किया है। इसलिए हम इसको देखते हैं कि जो इथोपिया में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जो 12,000 साल बाद हुआ है, और उस ज्वालामुखी का नाम है हाईली गुब्बी ज्वालामुखी, उसने भारत को भी प्रभावित किया है। और इसी कारण जो हमारा भारत का जो डीजीसी है, जो भारत का डीजीसी है, ये हमारी संस्था है। डीजीसी है जो हमारे विमान संचालन के जो कार्यभार को देखते हैं। इसने हमारे भारत की एयरलाइंस, जो हमारे भारत की कई हवाई यात्राओं को रोक दिया था सिर्फ इस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। और अगर हम इसके रूट की बात करें, अगर इस ज्वालामुखी विस्फोट और ये भारत में किस प्रकार से आगमन हुआ है, तो अभी हमने आपको बताया था कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका, उसका एक देश इथोपिया, इसके पास में ही अगर हम ज्योग्राफिकल डिवीजन से बात करें, इसके पास में रेड सी, लाल सागर, रेड सी सीधा कनेक्ट होता है अरेबियन, तो रेड सी हमारा सीधा कनेक्ट होता है अरेबियन पेनिसुला से, हमारा रेड सी कनेक्ट होता है। इथोपिया में ज्वालामुखी उद्गार होता है, इथोपिया से वो सीधा लाल सागर, लाल सागर से अरेबियन पेनिसुला होते हुए वो यमन, जो हमारा अरेबियन कंट्री है यमन, या उसको हम ओमान के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी एशिया की कंट्री हैं, जो हमारी अरबियन कंट्री हैं यमन, या उसको हम ओमान के नाम से भी जानते हैं। ओमान से ये होते हुए हमारे जो इंडिया में ये प्रवेश करता है। ये थोड़ा हम इंपॉर्टेंस ध्यान करें कि अगर एग्जाम में से रूट पूछा जाए, अगर आरएस मेंस में 2 नंबर के सवाल जाए तो ये रूट का है, तो ये यमन से होते हुए हमारे इंडिया में ये प्रवेश करता है। और इंडिया में से भी अगर वन लाइनर क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो इंडिया में से भी कहाँ से, तो ये हमारे गुजरात, गुजरात क्षेत्र, जो गुजरात तट है, और आपको पता है गुजरात के पास में अरब सागर, तो
आपको रूट बेसिकली पता होना चाहिए कि जो हैली जो इथोपिया में जो ज्वालामुखी उद्गार होता है वो भारत में कैसे प्रवेश करता है। तो अफ्रीका से होता हुआ लाल सागर से होता हुआ अरेबियन पेनिनसुला होते हुए वो यमन की तरफ से इंडिया में गुजरात के मार्ग से प्रवेश करता है। और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र, हमारे भारत का जो कोस्टल रीजन है, जो गुजरात राज्य है, वो तटवर्ती क्षेत्र वो अरब सागर के किनारे स्थित है। अब हम अगर बात करें कि ज्वालामुखी की अब बात हुई है तो क्या भारत में कोई ज्वालामुखी नहीं है, तो हम आपको जो बात करते हैं कि भारत का जो ज्वालामुखी है, हमने अंडमान निकोबार का हमने नाम सुना है। हमारे भारतीय क्षेत्र में अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है वहां पे एक द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो हमारा एक द्वीप है अंडमान निकोबार समूह, बहुत से द्वीपों का वो समूह है। वहां पे एक बेरेन नाम करके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बेरेन करके नाम करके ज्वालामुखी द्वीप है, एक बेरेन द्वीप है। इस द्वीप की जो हम खास बात करें, अगर ये बेरेन द्वीप की हम खासियत की बात करें तो भारत का वर्तमान में एकमात्र, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और वो कहाँ पे स्थित है। तो हमें याद रखना है कि बेरेन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। और अगर हम थोड़ी और भी बात करें तो 2005 में इसमें आखिरी बार में ज्वालामुखी उद्गार होता है। और अगर हम थोड़ा आगे बात करें, डेट की बात करें, तो 25 मई 2005 को यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार होता है आखिरी बार, यानी कि आज से 20 साल पहले ये ज्वालामुखी उद्गार होता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरेन द्वीप जो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो हमें ये फैक्ट भी याद रखना है। हमें इथोपिया वाला ज्वालामुखी उद्गार 12,000 साल बाद में वो हुआ है। क्या प्रभाव पड़ा भारत का, तो भारत के क्लाइमेट को उसने प्रभावित किया। जो हमारे डीजीसीए है, जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, उसने हमारी कई फ्लाइटों को डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि जब फ्लाइंग जोन है, हमारे जो इंडिया का सरफेस जो फ्लाइंग जोन है, अगर वहां पे विमान उड़ते हैं तो टर्बुलेंस का खतरा वहां पे पैदा होता है। इस वजह से वहां पे विमानों की हवाई यात्रा पे इसके लिए रोक लगा दी है। और अभी अगर हाल ही में आज का अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर के हेडलाइन थी, जो सीजीआई जो हमारे अभी नए अभी बने हैं सीजीआई, उनका एक स्टेटमेंट आज अखबारों में आता है कि मैं दिल्ली में, मुझे 2.5 दिन हुए मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ, मुझे यहाँ का प्रदूषण ने परेशान किया है। तो ये किस कारण हुआ है, ये इथोपिया का ज्वालामुखी था जो भारत में है, उसके भारत के पर्यावरण को भी इसने प्रभावित किया है। तो ये चीजें हमने है, तो हमें याद रखना है कि अफ्रीका में इथोपिया देश, वहां पे जो ज्वालामुखी उद्गार होता है हाईली गुब्बी ज्वालामुखी से उद्गार होता है, जिसके कारण डीजीसीए कई फ्लाइटों पे रोक लगा देती है, उड़ान पे रोक लगा देती है। इसका जो हम रूट करें तो अफ्रीका देश से सीधा रेड सी होते हुए अरेबियन पेनिनसुला से ओमान, और ओमान से इंडिया के गुजरात रीजन से ये भारत में प्रवेश करता है। भारत के अगर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो बेरेन द्वीप अंडमान निकोबार में है। और आगे की न्यूज है, तो आगे की न्यूज जो सबसे चर्चित न्यूज है और जो आने वाले कुछ टाइम में एग्जामों में क्वेश्चन, आप कोई सी भी एग्जाम लो, चाहे इंडिया लेवल की हो राजस्थान लेवल की हो, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे। और अगर कोई साथी जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की है तो इस इवेंट पे वो नजर रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे आने वाले 4 साल बाद में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे। हम बात कर रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स की, कल कॉमनवेल्थ की मीटिंग होती है जिसमें भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की 2023 की मेजबानी दी जाती है। अब आप पहले सोचेंगे कि आखिर कॉमनवेल्थ है क्या, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रमंडल। जो कॉमनवेल्थ है तो हम बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रमंडल। ये राष्ट्रमंडल है क्या, ये 56 देशों का एक समूह है, 56 देशों का समूह। ये 56 देश कौन कौन से हैं, और इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन 56 देशों में हमारा भारत भी इस कॉमनवेल्थ का सदस्य है। 56 देशों में हमारा भारत भी सदस्य है। और ये वही देश हैं जो कभी
ब्रिटिश के अधीन रहे थे। जो ब्रिटिश एम्पायर था हमारा, हमें अच्छी तरह पता है कि सन 1947 में हमारा भारत देश आजाद होता है। जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके जो अधीन में जो देश थे वो ज्यादातर वो देश इस राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। तो इन सब देशों को मिलाकर, इन सभी देशों को मिलाकर जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं राष्ट्रमंडल खेल या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स। तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उन्हें हम कॉमनवेल्थ के नाम से जानते हैं। और हमारे काम की न्यूज ये है कि 2030 की जो मेजबानी है वो भारत को मिली है, भारत को। और भारत में भी किस शहर को मिली है? वो अहमदाबाद। अगर हम विगत कुछ बड़े स्पोर्ट्स इवेंटों की अगर हम बात करते हैं, जो हाल ही में 1-2 सालों में जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, तो अब उन पर नजर डालेंगे तो जो अहमदाबाद है वो हमारे भारत के एक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में डेवलप हुआ है। हमें याद है 2023 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप खेला गया था उसका फाइनल भी अहमदाबाद में हुआ था। विगत 2-3 सालों से जो आईपीएल है उसका फाइनल भी अहमदाबाद में खेला जा रहा है। अभी हाल ही में जो वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसका फाइनल हालांकि वो मुंबई में खेला गया था, लेकिन ज्यादातर हम बात करें तो बड़े इवेंट हैं। तो इसी प्रकार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी अगर किसी शहर को मिली है भारत में तो वो अहमदाबाद को मिली हुई है। कॉमनवेल्थ 56 देशों का एक समूह है, का हिस्सा हमारा भारत भी है। और 2030 के लिए इंडिया को इसकी मेजबानी मिली है। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास की, अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास की, बात करें कि आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स है क्या, तो हम अभी देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में ये गेम्सों की शुरुआत मानी जाती है। स्टार्ट 1930 में है। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल में वो सभी देश शामिल है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से हुए थे। तो 1930 में तो जो गेम्स प्रतियोगिता का नाम था वो था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ब्रिटिश एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से ये प्रतियोगिता जानी जाती थी। की शुरुआत 1930 में मानी जाती है। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स से। अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने इस गेम्स में 1934 से हिस्सा लेना प्रारंभ किया था। और अगर हम बात करें 1934 से हिस्सा लेना प्रारंभ किया था, और ये गेम प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। प्रति 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। अब जब हमें पता है कि जो 1930 की जो मेजबानी है, सॉरी, जो 2030 की जो मेजबानी है वो अहमदाबाद को मिली है। यानी कि इससे 4 साल पहले तो 2026 में भी ये गेम्स होंगे, और अगर इससे 4 साल पहले बात करें तो 2022 में भी ये गेम्स आयोजित किए गए थे। तो अभी अहमदाबाद जो कि भारत को ये मेजबानी मिली है इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि 2026 में ये गेम्स कहाँ पे आयोजित होंगे। तो ध्यान रखना है कि स्कॉटलैंड में 2026 के गेम आयोजित किए जाएंगे। दो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो स्कॉटलैंड में, और जो 2022 के जो गेम्स है वो बर्मिंगम में 2022 के गेम्स आयोजित किए थे। और क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है
कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने पदक जीते, तो याद रखना है 61 पदक भारत ने यहाँ पे जीते हैं। 61 पदक जो 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें 61 पदक यहाँ पे भारत ने जीते हैं। और हम एक फैक्ट की और बात करें, क्या इससे पहले भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो बिल्कुल, भारत ने इससे पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। वो कब की है? 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है। और 20 साल बाद, यहाँ पे 20 साल बाद 2030 में भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है। 2010 में ये कहाँ पे आयोजित हुए थे? तो राजधानी नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था। और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी जो 2023 की भारत को मिली है, उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि अगर हमारा देश इसका सफल आयोजन करता है तो आपको ध्यान हो कि जो 2036 के जो ओलंपिक्स गेम्स है, 2036 में जो ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए जो भारत मेजबानी के लिए भारत द्वारा भी आवेदन किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी 2036 के ओलंपिक को लेकर हमारी जो मेजबानी की जो दावेदारी है वो भी मजबूत होगी। इसलिए भी अगर देखा जाए तो एक गेम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में जो हमें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है, ये हमारे लिए बहुत ही खास मौका है, क्योंकि हमें 2036 की ओलंपिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये उद्बोधन था अपने भाषणों में, उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया है कि भारत को इतना सशक्त बनाना है कि वो ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करे। तो उस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो 2030 में जो भारत को मेजबानी मिली है कॉमनवेल्थ गेम्स की, 2036 के ओलंपिक की मेजबानी पाने के लिहाज से भी ये हमारे लिए जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात होती है हमारे देश के लिए। और अब अगर आगे की न्यूज़ों की बात करें तो वही स्पोर्ट्स सेगमेंट से एक है, एक चर्चित खिलाड़ी हैं अभी अभी हाल ही में, तो क्रिकेट की एक ट्रॉफी, हम नॉर्मली क्रिकेट जो भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है, ज़्यादातर विराट कोहली, रोहित शर्मा के आपको फैन भी मिलेंगे। आजकल तो वुमेन्स क्रिकेट भी छा रहा है, तो हम महिला क्रिकेटरों को भी पहचानने लगे हैं। और पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि ब्लाइंड महिला जो टीम है उसने वर्ल्ड कप पहली बार जीता है, जो कि T20 फॉर्मेट का था। तो क्रिकेट से ही एक है, तो एक क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम है सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी, जिसके हाल ही में मैच खेले जा रहे हैं। सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी, यहाँ पे एक हमारे भारत के एक युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। उस युवा खिलाड़ी का नाम है उर्विल पटेल। उर्विल पटेल नाम करके हमारे जो खिलाड़ी हैं। और ध्यान रखना है कि जो उर्विल पटेल है वो IPL भी खेलते हैं। और IPL में भी हम बात करें कौन सी टीम से, तो CSK के खिलाड़ी हैं। जो हमारे उर्विल पटेल हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड क्या है कि इन्होंने 31 गेंदों का सामना करते हुए शतक जड़ा है। ये इनका रिकॉर्ड है। सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में उर्विल पटेल ने 31 गेंदों का सामना करते हुए शतक जड़ा है। और ये भारत का तीसरा सबसे तेज शतक है। अगर ये भारत का सबसे तेज तीसरा शतक है तो बाकी के दो पहले कौन से हैं? तो अब तक भारत में 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे कम गेंदों पर T20 प्रतियोगिता में, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे T20 फॉर्मेट की, और ऐसे 5 खिलाड़ी हैं। पहले खिलाड़ी हैं उर्विल पटेल, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे 31 गेंदों पर। उर्विल पटेल सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड भी इनके नाम पे 28 गेंदों में, 28 गेंदों में। दूसरे हमारे जो खिलाड़ी हैं भारत के, वो हैं अभिषेक शर्मा। सनराइजर्स हैदराबाद से ये खेलते हैं, अभिषेक शर्मा। और हाँ, एक जानकारी अगर बात करें कि सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में किस टीम की तरफ से इन्होंने सबसे तेज शतक जड़ा है, तो हमें ध्यान रखना है कि
उर्विल पटेल गुजरात, हालांकि आईपीएल में तो ये सीएसके से खेलता है, लेकिन यहाँ पे ये गुजरात की टीम से, नाम से ही पता लग रहा है, सरनेम नाम पटेल जो हमारे गुजरातियों का सरनेम है, तो ये गुजरात की टीम के खिलाड़ी जिन्होंने सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में शतक लगाया। और अब हम बात कर रहे थे जो टी20 फॉर्मेट में जो सबसे तेज शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स सेगमेंट में सबसे तेज शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं, पहला है उर्विल पटेल, 28 गेंदों में इन्होंने शतक जड़ा था, वो ये गुजरात में। दूसरा अभिषेक शर्मा जो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलता है। अलग सनराइजर्स हैदराबाद का नाम लेते हुए सबको वही ट्रेविस हेड की याद आती है और पुराने जख्म हरे होते हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं अभिषेक शर्मा की, तो इन्होंने भी ध्यान रखना है, इन्होंने भी 28 गेंद पर शतक जड़ा था। कौन सी टीम से खेलते हुए? पंजाब। अभिषेक शर्मा रणजी में पंजाब की टीम से खेलते हैं, पंजाबी हैं। और अगर इनके बात करें, इनके जो कोच हैं, इनके जो मेंटर है वो युवराज सिंह, जो हमारे महान ऑलराउंडर हैं भारतीय क्रिकेट के, वो इनके मेंटर या फिर आप कोच बोल सकते हो। तीसरे पे अभी हमने जस्ट बात ही की थी, उर्विल पटेल वापस 28 गेंदों के बाद में इन्होंने वापस 31 गेंदों पर शतक बनाया। उर्विल पटेल 31 गेंद, कौन सी टीम से खेलते? वही गुजरात। और जो चौथे नंबर की हम बात करें, तो चौथे नंबर पे हमारे ऋषभ पंत, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हैं, हाल ही में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हालांकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ वापस क्लीन स्वीप हो गया है ऋषभ पंत। इनकी भी अगर बात करें तो इन्होंने 32 गेंदों पर इन्होंने शतक बनाया। और अभी हाल ही में 2 महीने नहीं, 1 महीने पहले की बात करें तो जो हमारे 5 प्लेयर हैं, वो 5 प्लेयर का नाम भी थोड़ा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि उनका लिंक भी कहीं ना कहीं राजस्थान से है। वैभव सूर्यवंशी, एक यंग प्लेयर, एक यंग खिलाड़ी जो आईपीएल में आया लास्ट सीजन में। जब वैभव सूर्यवंशी की बिड लगती है तो जब देखा जाता है कि वो टी20 जैसे फॉर्मेट में सबसे यंग खिलाड़ी 13 साल की उम्र में वो डेब्यू करते हैं। कुछ लोगों ने, कि हमारे लोगों की आदत है कि कोई नया काम चालू करता है तो उसकी मजाक बनाई जाती है, लेकिन ये जो यंग खिलाड़ी है, इन्होंने 13 साल की उम्र में इनको राजस्थान रॉयल्स, जो हमारी टीम हमारे जो राज्य को रिप्रेजेंट करती है, राजस्थान रॉयल्स ने इनको खरीदा था। और जब इन्होंने डेब्यू किया था तो जो इनको जो शॉट वगैरह देखकर इन्हें हमारे भारत का स्टार क्रिकेटर तक कहा जाने लगा। तो इन्होंने भी टी20 फॉर्मेट में सबसे तेज शतक मारा है, वो भी कितनी गेंदों पर? वो भी 32 गेंदों पर। इन्होंने भी 32 गेंदों पर शतक मारा है। और कौन सी टीम से मारा है? मतलब राजस्थान रॉयल्स से खेलते मारे नहीं, ये अंडर 19 की तरफ से खेलते हैं। जो हमारे वैभव सूर्यवंशी हैं वो अंडर 19 टीम से खेलते हैं। तो अगर टी20 फॉर्मेट में स्पोर्ट्स सेगमेंट में क्वेश्चन, आजकल जो हमारे स्पोर्ट्स के जो इवेंट हो रहे हैं वो ज़्यादातर की हम मेजबानी की बात करें, या तो मेजबानी भारत में मिलते हैं या फिर उनके विजेता हमारे भारतीय टीम है। एक ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को छोड़ दें तो हमने उसके बाद के जितने फॉर्मेट हुए, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, या फिर वो महिलाओं की भी बात करें तो ओडीआई वर्ल्ड कप हो, सब में भारत जीता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसलिए। और स्पोर्ट्स सेगमेंट का भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि या तो मेजबान भारत रहता है या विजेता भारत रहता है। भारत किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, और भारत के साथ साथ भारत की बेटियां भी किसी फील्ड में आज पीछे नहीं रही। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि जो हमने अभी बात की थी कि जो उर्विल पटेल है, सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी में इन्होंने 31 गेंदों पर सबसे तेज शतक बनाया है, 31 गेंदों पर, इसलिए हाल ही में थोड़ा चर्चा में है। और जब सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी है का भी मैच अभी चल रहे हैं, बाद में हम आगे देखते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ये जो 2-3 जो सुर्खियों भरी न्यूज़ थी वो मैंने आज को बताई है। धन्यवाद।